बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से जो स्थैतिक घर्षण बल होता है वो अपनी दिशा और अपने परिमाण को एडजस्ट करता है। अर्थात जब हम किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, उसको जो है हटाते हैं अपनी जगह पे, धक्का देते हैं मान लिया, तो क्या होता है कि दो तल जो आपस में एक दूसरे के संपर्क में हैं उनके बीच घर्षण उत्पन्न हो जाता है। और ये उत्पन्न घर्षण बल का मान एक सीमा तक बढ़ता रहता है। जैसे जैसे हम बल को बढ़ाते हैं तो लगने वाला घर्षण बल भी बढ़ता जाता है, और जब तक वस्तु गति नहीं कर रही है, अपनी जगह से फिसल नहीं रही है, तब तक उसका नाम जो है स्थैतिक घर्षण बल ही रहेगा। और एक स्थिति ऐसी आती है जब लगाए गए बल का मान लगने वाले घर्षण बल से थोड़ा सा अधिक होता है। मतलब जो स्थैतिक घर्षण बल था उसने अपना मान जितना बढ़ा सकता था उतना बढ़ा लिया, अब उससे ज्यादा तो बढ़ नहीं सकता, और हम जो है बल लगातार बढ़ा रहे हैं। तो उस स्थिति में जब स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम हो जाता है उसको हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और उसके बाद जब हम अब जो है बल का मान थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो वस्तु फिसलने लगती है या कहीं गति करने लगती है। तो हमने सीमांत घर्षण बल को समझा, और सीमांत घर्षण बल के जो नियम थे उनको भी जाना। घर्षण बल की कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और घर्षण बल के बारे में और ज्यादा जानकारी यहां पर हम लेंगे। तो आइए समझते हैं कि घर्षण बल क्या होता है जब वस्तु गति करने लगती है। देखिए, पिछले वीडियो में वस्तु गति नहीं कर रही थी, हम लगातार बल बढ़ा रहे थे और वस्तु जो है जिस तल पर रखी है उस तल से आगे नहीं बढ़ रही है, और जो अधिकतम घर्षण बल उत्पन्न हुआ दो तलों के बीच, जो कि जिसको हमने सीमांत घर्षण बल कहा, तो वहां तक हमने समझा, उसके नियम भी समझे। बहुत ही सिंपल नियम है। तो अब क्या हुआ कि वस्तु गति करने लगी तो लगने वाला घर्षण बल थोड़ा सा कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि जो तल आपस में इंटरलॉक थे वो इंटरलॉकिंग टूट गई है, और जिसके कारण जो है जो सीमांत घर्षण बल लगा, यानी अधिकतम जो स्थैतिक घर्षण बल लगा, उससे थोड़ा कम घर्षण बल लगने लगा, और उस घर्षण बल का नाम होता है गतिज घर्षण बल, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सिंपल सा इसकी परिभाषा दी जा सकती है कि दो तलों के बीच लगने वाला वह घर्षण बल जब वे एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे होते हैं, यानी दो तलों के बीच जब सापेक्षिक गति होती है, उस समय जो घर्षण बल कार्य कर रहा होता है उसे हम गतिज घर्षण बल कहेंगे। और उसी के आधार पर कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसी जो पिछले नियम थे उसी के आधार पर गतिज घर्षण बल के नियम भी लिख दिए गए हैं। उसमें से देखिए, गतिज घर्षण बल दो तलों के सापेक्ष गति के दौरान तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। यानी जब गति हो रही है तलों के बीच तो जो घर्षण बल लग रहा वही गतिज घर्षण बल है। अब इसके नियम कुछ वैसे ही हैं, है ना? क्या कि गतिज घर्षण बल जिसको हमने F कहा है वो अविलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। वहां पर जो स्थैतिक घर्षण बल था वो अविलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती था। तो यहां जो है गतिज घर्षण बल जो होगा वो अविलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो F यानी जो गतिज घर्षण बल है वो अनुक्रमानुपाती है R के। तो F के बराबर हो जाएगा म्यू के
आर, इसको म्यू के पढ़ते हैं आर। यहां म्यू के जो है गतिज घर्षण गुणांक है, वहां पर जो है स्थैतिज घर्षण गुणांक था, म्यू यस था, और यहां पर है म्यू के। और ये ध्यान रखिएगा कि म्यू यस का मान म्यू के से बड़ा होगा। जैसे कि हमारा जो ये गतिज घर्षण बल एफ के का मान क्योंकि कम है स्थैतिक घर्षण बल एफ यस से, तो उसी तरह से म्यू के का मान म्यू यस से म्यू के छोटा होगा म्यू यस। म्यू यस क्या है? म्यू यस है स्थैतिक घर्षण गुणांक। दूसरा नियम है गतिज घर्षण बल संपर्क तलों के क्षेत्रफल निर्भर नहीं करता। स्थैतिक घर्षण बल भी नहीं कर रहा था, है ना। तीसरा है गतिज घर्षण बल तलों के सापेक्ष वेग पर निर्भर नहीं करता, यानी जो तल एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं, संपर्क में हैं, गति कर रहे हैं, तो ये जो है घर्षण बल, गतिज घर्षण बल उनके वेग पर निर्भर नहीं करेगा। और यहां पर ध्यान देने की बात है कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर, उसका ताप बढ़ जाए, तलों का ताप बढ़ जाएगा तो तलों में विकृति उत्पन्न हो जाएगी, और जब विकृति उत्पन्न हो जाएगी तब फिर प्रॉब्लम होगी। यानी जब तक जो है ताप नहीं बढ़ रहा है, तलों में कोई विकृति उत्पन्न नहीं हो रही है, तब तक गतिज घर्षण बल तलों के सापेक्ष वेग पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये तो हो गए नियम, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये उसी के आधार पर पिछले जो है हमने जो नियम लिखे थे उसी में से कुछ ले लिए गए। भाई वहां स्थैतिक घर्षण गुणांक था, यहाँ गतिज घर्षण गुणांक है। और ये आर तो आपको मालूम होगा कि क्या होता है, चित्र से देख लीजिए, चित्र हम बना देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। ये मैंने कहा ना, ये नोट करते रहेंगे तो आपको जो है बार बार मोबाइल या जहां से भी देख रहे हैं उसको खोल के नहीं देखना पड़ेगा। ये एक तरह के आप नोट्स तैयार हो जाएंगे, बहुत अच्छे नोट्स, और जिनको कि आप पढ़ करके बाद में तैयार कर सकते हैं, है ना। तो देखिए हम ये क्या हो रहा है कि जैसे मान लिया ये कोई गुटका है और इस पर बल लगाया गया इस दिशा में, है ना, जिससे कि ये गति करने लगा, गति इधर हो रही है, तो घर्षण बल जो होगा वो इधर लग रहा होगा गति के विपरीत दिशा में, और ये क्या है, इसका भार नीचे की तरफ कार्य करेगा, W बराबर mg। और प्रतिक्रिया बल जिसको हम अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं, ये R, ये किसकी प्रतिक्रिया है? जिस पर ये तल, जिस तल पर ये गुटका रखा हुआ है वो तल इस पर प्रतिक्रिया बल लगा रहा है। तो R बराबर mg होता है, जितना भार ज्यादा होगा उतनी ज्यादा प्रतिक्रिया बल लगेगा। तो ये जो F के है यानी गतिज घर्षण बल है, वो इसी R के जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझना जरूरी है, खाली रटने से काम नहीं चलने वाला है, समझ के करेंगे तो ज्यादा जल्दी से आसानी से याद भी होगा और दिमाग में बना भी रहेगा, है ना। अब गतिज घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें दो प्रकार का जो है गतिज घर्षण हो सकता है। नंबर एक है सर्पी घर्षण, जिसको कहते हैं स्लाइडिंग। तो ये जो है सर्पी घर्षण क्या होता है, इसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाम जैसा है, बस उसी तरह से स्लाइड करना, फिसलना। तो जब दो तल एक दूसरे के सापेक्ष फिसलते हैं तो तलों के बीच लगने वाले गतिज घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन की परिभाषा हो गई। जब दो तल एक दूसरे के सापेक्ष फिसलते हैं तो तलों के बीच लगने वाले गतिज घर्षण को सर्पी घर्षण
कहते हैं, सिंपल सी बात है, फिसलना तो समझ रहे हैं, है ना। दूसरा जो गतिज घर्षण होता है उसको कहते हैं हम लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लोटनिक घर्षण नंबर 1 ये हुआ, नंबर 2 है लोटनिक रोलिंग फ्रिक्शन। जैसा कि नाम है तो यहां पर क्या होगी कि जो एक वस्तु दूसरे के ऊपर लुढ़क रही होगी। जब कोई वस्तु किसी तल पर फिसलने के बजाय लुढ़कती है तो तलों के बीच लगने वाले गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी तल पर फिसलने के बजाय लुढ़कती है तो तलों के बीच लगने वाले गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। एक्सल में कि सभी वस्तुएं तो जो है लुढ़क नहीं सकती, तो लुढ़कने के लिए उसमें या तो उसका आकार बेलनाकार हो तो कोई बेलन जो है वो लुढ़क सकता है, या जो पहिए किसी गाड़ी के होते हैं वो लुढ़कते हैं। तो लुढ़कना संभव तभी है जब उस वस्तु का एक विशेष आकार दे दिया जाए, उसको बेलनाकार बना दिया जाए, है ना, उसको वृत्ताकार बना दिया जाए, है ना, तो वो वस्तु जो है लुढ़क सकती है। तो जब कोई वस्तु दूसरे तल पर लुढ़केगी तो लुढ़कने वाली वस्तु के तल और जिस पर वो लुढ़क रही है उन दो तलों के बीच में गतिज घर्षण हुई होगा, और उस गतिज घर्षण का नाम जो होगा वो होगा लोटनिक घर्षण। अब इनकी तुलना यदि करें हम, लोटनिक घर्षण और सर्पी घर्षण, इनकी तुलना करें तो हम पाते हैं कि जो लोटनिक घर्षण होता है उसका मान जो है सर्पी घर्षण से कम होता है। लोटनिक घर्षण सदैव कम होता है सर्पी घर्षण से। ये बात भी ध्यान रखिए। इसीलिए गाड़ियों में पहिए होते हैं, है ना, पहिए लगा देने से घर्षण कम हो जाता है, गाड़ी आसानी से चलने लगती है। तो लोटनिक घर्षण का मान लेस देन का साइन बना हुआ है, सर्पी घर्षण से हमेशा कम होता है। इसके अलावा हम जो है घर्षण को कम कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। तो घर्षण को कम कैसे कर सकते हैं? घर्षण को कम करने के उपाय पॉलिश द्वारा। यदि हम दो तलों को में पॉलिश कर दें, यानी तलों को और ज्यादा चिकना बना दें, है ना, तो जो इंटरलॉकिंग हो रही थी कुछ जगह पे वो जो है कम हो जाएगी। तो पॉलिश द्वारा हम तलों के बीच को घर्षण को कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है स्नेहन द्वारा। स्नेहन द्वारा मतलब यदि दो तलों के बीच घर्षण है तो हम लुब्रिकेटिंग करके, मतलब ग्रीज या ऑयल, तेल या ग्रीज का प्रयोग करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। सीधी सी बात है, दैनिक जीवन से रिलेटेड है। अच्छा, तीसरा है बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके। बॉल बेयरिंग
बॉल बेरिंग का प्रयोग करके। तो बॉल बेरिंग देखा होगा, कुछ छोटे छोटे छर्रे स्टील के लगाए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं दो घूमने वाली चीजों के बीच में। तो बॉल बेरिंग क्या करती है कि घर्षण बल, सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देती है। जो बॉल बेरिंग है वो सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देती है। तो लोटनिक घर्षण जो है हमेशा सर्पी घर्षण से कम होता है। तो इस तरह से बॉल बेरिंग डाल करके भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ विधियां हैं जो सामान्य रूप से हम दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच यदि घर्षण है, दो तलों के बीच घर्षण है, तो उसको विभिन्न विधियों द्वारा कम किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो वो क्या है कि देखिए, यदि हम घर्षण बल जो लग रहा है दो तलों के बीच, है ना, दो तलों के बीच जो घर्षण बल लग रहा है, और मैंने कहा उस घर्षण बल का मान एक सीमा तक बढ़ता चला जाता है। जब तक गति प्रारंभ नहीं हो रही है तब तक घर्षण बल, जिसका नाम स्थैतिक घर्षण बल होता है, वो लगाए गए बल के अनुसार अपने को एडजस्ट करता है। उसी बात को समझना है। देखिए, ये मान लिया कोई वस्तु है, इस पर हमने बल लगाया, ये बल लगाया, है ना। अब क्या होगा कि ये जो पीछे की तरफ गति की विपरीत दिशा में, जिस तरफ गति प्रारंभ होने वाली है, उसके विपरीत दिशा में ये एफएस लगेगा। ये स्थैतिक घर्षण बल है, और क्योंकि अभी वस्तु में गति प्रारंभ नहीं हो रही हुई है। तो हमारी हेडिंग क्या है? घर्षण बल का आरोपित बाह्य बल के साथ परिवर्तन। घर्षण बल का आरोपित बाह्य बल के साथ परिवर्तन, इसको हम ग्राफ द्वारा दिखाएंगे। जैसे कि चित्र से देखिए, समझिए, और उसके कुछ निष्कर्ष हम लिखेंगे। यहां पर हमने ले लिया है घर्षण बल। और यहां पर है आरोपित बल। जैसे कि इस वस्तु पर आरोपित बल है, वो यह है। तो हमने पाया कि जैसे जैसे हमने आरोपित बल का मान बढ़ाया, घर्षण बल का मान भी बढ़ता चला गया। और एक स्थिति में जो है ये अधिकतम हो गया, और फिर जो है जब वस्तु गति करने लगी तो फिर जो है एक सामान्य रूप से, समान रूप से उतना ही घर्षण बल लगता रहा। तो यहां से ओ से ए तक क्या है कि लगाया गया बल जो है, या कहें घर्षण बल जो है, घर्षण बल यफ लिख ले देते हैं। यफ जो है वो समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है यफ की। सीधी रेखा प्राप्त हो रही है ओ से ए तक। ये मान अधिकतम हो गया। इस अधिकतम मान को हम कहेंगे सीमांत घर्षण बल। ये हो गया एफ एस का अधिकतम मान। ये एफ एस ही है, ये एफ एस का अधिकतम मान है, और जिसको हमने एसी से प्रदर्शित कर रखा है ना। तो यहां पर लिख देते हैं कि एसी क्या है। एसी जो है, तो वैसे क्या हो रहा है कि नंबर 1 में हम लिख सकते हैं कि वस्तु प्रारंभ में गति के लिए वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल तथा उत्पन्न
घर्षण बल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, प्रारंभ में गति के लिए वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उत्पन्न घर्षण बल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जब वस्तु गति प्रारंभ करने जा रही होती है, वस्तु में गति प्रारंभ होने वाली होती है तो लगने वाला घर्षण बल अधिकतम होता है, जिसे क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण बल कहते हैं, इसको एफएस कहते हैं। ये एफएस का मान अधिकतम। तो ये 2 पॉइंट लिख लिए हमने। तो हमारा यहां पर क्या है? एसी जो है वो सीमांत घर्षण बल है। एसी क्या है यहां पर नोट कर लीजिए। एसी जो है वो सीमांत घर्षण बल है। अब देख रहे होंगे कि इसके बाद जब गति प्रारंभ हो गई तो जो तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल था वो कम हो गया है, इतना रह गया है, उससे थोड़ा कम है। तो इसको हम कहेंगे एफ के गतिज घर्षण बल, और हम सी डी डीई जो है हमारा वो गतिज घर्षण बल है। ग्राफ में डीई क्या है? वो गतिज घर्षण बल है। ये डी जो है, डी का मान एसी से कम है क्योंकि गति अब प्रारंभ हो गई है। तो गति प्रारंभ होने पर 2 तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल थोड़ा कम हो जाता है, और यदि तल वही स्थिति बनी रहे तो उसका मान उतना ही बना रहता है, जिसको हम गतिज घर्षण कहते हैं। तो चित्र से स्पष्ट है कि किस तरह से प्रारंभ में वस्तु पर लगाया गया बल उत्पन्न घर्षण के समानुपाती रहता है, और इस तरह से 2 तलों के बीच जो है अधिकतम जितना जो है घर्षण उत्पन्न हो सकता था उतना हो गया। अब वस्तु इसके बाद चलने ही वाली है, तो वो जो अधिकतम मान हुआ है घर्षण बल का वो सीमांत घर्षण बल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और जब गति प्रारंभ हो गई तो 2 तलों के बीच जो घर्षण लग रहा है वो गतिज घर्षण बल है। मेरी समझ से ये बात यहां पर नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट है इसी का, क्या कि जब वस्तु तल पर चलने लगती है या फिसलने लगती है तो लगने वाले घर्षण बल का मान कुछ कम हो जाता है इसे गतिज घर्षण कहते हैं। ये 3 पॉइंट हैं इस ग्राफ से संबंधित, नोट कर लीजिए। ये ग्राफ किसके किसके बीच है? आरोपित बल और उत्पन्न घर्षण के बीच। तो हेडिंग है कि आरोपित बल का या घर्षण बल का आरोपित बल के साथ परिवर्तन।
उत्पन्न घर्षण बल का आरोपित बल के साथ इस तरह से परिवर्तन हो रहा है, ये दिखाया जा रहा है। AC सीमांत घर्षण बल हो गया और DE जो है वो गतिज घर्षण बल हो जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझाते हैं। वो इंटरेस्टिंग क्या है कि आपने देखा होगा कि लान रोलर जो होता है, जिससे हम मान लिया किसी चीज को बराबर कर रहे हैं, ऐसा रोलर है जिसको हम हाथ से धक्का दे सकते हैं या अपनी तरफ खींच सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं लान रोलर। तो घास के रोलर का खींचना एवं धकेलना, तो लान रोलर को यदि खींचा जा रहा है या धकेला जा रहा है तो स्थितियां हो सकती हैं। तो आप जरा सोचिए दिमाग में कि किस स्थिति में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जो आप सोच रहे हैं, खींचने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा या धक्का देने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और फिर यह निर्णय यहां पर निकल करके आएगा मैथमेटिकली, फिजिक्स के आधार पे, और उससे तुलना करिएगा कि आपने जो सोचा था वो बात सही निकली या गलत निकली। वैसे बता दें हम कि किसी लान रोलर को, घास के रोलर को जो है खींचना आसान है, धकेलना मुश्किल। ये इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिखाइए कि किसी घास के रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है, धकेलना मुश्किल है। धकेलने में क्या होगा, जो घर्षण बल है वो अधिक लगेगा, किसकी तुलना में, खींचने की तुलना में। और ये बात हम सिद्ध करके दिखाएंगे। तो आइए समझते हैं इस बात को, है ना। किसी घास के रोलर को खींचना एवं धकेलना वाली स्थिति लेते हैं। हमारी हेडिंग है किसी घास के रोलर का खींचना या धकेलना, इसको कहते हैं पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ ए लान रोलर। तो पहले हम केस लेते हैं खींचने का। पहला लेते हैं खींचना, पुलिंग। अब देखते हैं खींचने में क्या स्थिति उत्पन्न होती है ना। तो हम ये एक गोला सा पहिया बनाया, ये समझो रोलर है और इसको खींचा जा रहा है, ये बल लगाया जा रहा है, बल खींचने के लिए, ठीक है। इसका मान यह है। ये चित्र समझना बहुत जरूरी है। अब क्या होगा कि जब ये इधर की तरफ खींचा जाएगा दाहिनी तरफ को, तो देखिए इस पर जो इसका भार होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। ये भार है जिसको हम mg कहते हैं, ये भार है। इस तल का प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगेगा, मान लिया प्रतिक्रिया बल R1 है। अब ये जो बल लगाया गया है किस कोण पर लगाया गया है वो भी देख लीजिए, ये कोण थीटा है। अब इस थीटा कोण पर लगाए गए बल को हम दो आयताकार घटकों में विभाजित करेंगे, वियोजित करेंगे। तो एक घटक इधर आ जाएगा जिसको हम कहेंगे क्षैतिज घटक। किसका घटक है, इसका, एफ का। और क्षैतिज घटक, क्षैतिज के साथ ये कोण थीटा बन रहा है, तो क्षैतिज घटक इस स्थिति में एफ कॉस थीटा होगा। एक ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा जो कि इधर की तरफ लगेगा, इसका मान हो जाएगा एफ साइन थीटा। किसी किसी किताब में ये वाला कोण थीटा दिया गया है, इधर वाला, तो उस स्थिति में इस वाले को एफ कॉस थीटा कहेंगे और इस वाले को एफ साइन थीटा कहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं।
गति किधर प्रारंभ होगी, इस तरफ को, दाहिनी तरफ को, तो जो घर्षण बल लगेगा वो इस तरफ को लगेगा, है ना। तो ये भार लग रहा है, ये भार का प्रतिक्रिया बल R1 है, और ये जो खींचने के लिए लगाए गए बल के जो दो घटक हैं वो F cos थीटा और F sin थीटा है। तो जो क्षैतिज बल है, क्षैतिज दिशा में बल लग रहा है जिसका मान F cos थीटा है, इसके कारण ही ये रोलर आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये जो घर्षण बल है वो इसको जो है इसका विरोध करेगा। तो रोलर जो है क्षैतिज घटक R F cos थीटा के कारण आगे की ओर गति करेगा तथा घर्षण बल Fs गति का विरोध करेगा, ये तो मालूम ही है। अच्छा, अब हम देखते हैं संतुलन की अवस्था में क्या होगा कि ये जो लंबवत बल लग रहे हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए, बराबर और विपरीत होने चाहिए संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, ऊपर की तरफ जो बल लग रहे हैं वो R1 प्लस F sin थीटा है, R1 प्लस F sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाना चाहिए। तो R1 जो है, R1 बराबर हो गया mg माइनस F sin थीटा। अच्छा, R1 का मान क्या है, हमें मालूम है, ये समीकरण 1 ले लो, क्योंकि R1 कहां से आता है, हमने पढ़ा था कि म्यू एस बराबर होता है, वैसे तो ये पढ़ा था कि देखिए जो फ्रिक्शन Fs होता है समान अनुक्रमानुपाती होता है किसके, प्रतिक्रिया बल के, अवलंब प्रतिक्रिया बल के, याद करिए। तो Fs बराबर हो गया म्यू एस इंटू R1। अब हम यहां पर R1 की जगह पर लिख सकते हैं क्या, R1 ये जो आया है इसकी जगह लिख सकते हैं, मान यहां से निकाल लीजिए, Fs बटे म्यू एस इज इक्वल टू R1। देखिए R1 का मान निकाला गया, Fs बटे म्यू एस, तो यहां रख दीजिए, तो हमें फ्रिक्शन पता लग जाएगा यहां पर कितना लगेगा। ये मान देखिए हमने निकाला है, R1 की जगह हम लिखने जा रहे हैं Fs इंटू म्यू एस बटे Fs बटे म्यू एस, Fs बटे म्यू एस बराबर हो गया mg माइनस F sin थीटा। इससे हम Fs पता करें कि इस समय कितना जो है अधिकतम घर्षण बल लग रहा है। इसके आगे नोट कर लिया होगा, देखिए आगे हम बात करेंगे। तो Fs का मान आ गया, Fs बराबर हो गया म्यू एस गुणा mg माइनस R sin थीटा है, R sin थीटा, ये mg माइनस F sin थीटा, mg माइनस, ये देखिए म्यू एस उधर चला जाएगा तो ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे हम, और ये जो है म्यू एस गुणा mg माइनस F sin थीटा, देखिए उधर ले जाइए, है ना। तो ये समीकरण 1 हो गई, नंबर 1। इसको हम नोट कर दे रहे हैं कि जब हम खींचते हैं इसी रोलर को तो इतना घर्षण बल लगता है खींचने पर, इसको हम नोट कर देते हैं यहां पर, क्योंकि हम अभी तुलना करेंगे, है ना। तो खींचते समय जो Fs लगता है, Fs का मान आया म्यू एस गुणा mg
माइनस एफ साइन थीटा। ये खींचते समय कितना बल, घर्षण बल उत्पन्न हुआ। अब हम इसको क्या करें, धक्का दें तो क्या होगा उसको देख लीजिए। अब हम धकेलने वाली स्थिति का वर्णन करेंगे। धकेलना, ये है पुशिंग। देखिए अब हम, ये रोलर है हमारा, इसको धकेलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से बल लगाना पड़ेगा। ये बल लगेगा हमारा। ये धकेलने के लिए हमने उतना ही बल लगा दिया। ये धकेलना, ऐसे धक्का देंगे ना तो भी ये रोलर आगे की तरफ बढ़ेगा। ये एफ हो गया। और ये कितने कोण पे लगाया, वो भी हम थीटा ही कोण पे लगाया जितने पहले लगाया था। इसका भार नीचे की तरफ लगेगा, mg। इसका प्रतिक्रिया बल इस बार मान लिया R2 है। फिर से हम इस F को जो धकेलने वाला बल लगाया गया है, इस F को दो आयताकार घटकों में वियोजित करेंगे। इधर वाला घटक हो जाएगा F cos थीटा, है ना, और इसका जो लंबवत घटक आएगा वो इधर आ जाएगा इस बार, और ये हो जाएगा F sin थीटा। और जो घर्षण बल लगेगा वो तो गति के विपरीत दिशा में लगता ही है, ये Fs हो गया। ये समीकरण 1 है, इसका ध्यान रखना है। अब हम संतुलन की अवस्था में लिख देते हैं, डायरेक्ट संतुलन की अवस्था में, यानी अधिकतम हम यहां पर घर्षण निकालना चाह रहे हैं कि जब गति प्रारंभ होने वाली है ना। तो ये जो ऊर्ध्वाधर बल है भाई, इसकी वजह से तो आगे की तरफ जाएगा ही जाएगा, है ना। ये जो ऊर्ध्वाधर बल हैं ये एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। तो R2 बराबर हो जाएगा, अब देखिए R2 ऊपर की तरफ है और ये जो लिखे हुए हैं mg प्लस F sin थीटा। तो R2 का मान जैसे पहले निकाला था उसी तरह से ये हो जाएगा Fs अपान μs बराबर हो जाएगा mg प्लस F sin थीटा। फिर से Fs निकालिए, Fs डैश लिख देते हैं इसको, है ना, चलिए Fs डैश लिख दिया। Fs डैश लिख सकते हैं, चलिए ठीक, बराबर हो जाएगा μs को उधर ले जाइए, μs गुणा mg प्लस F sin थीटा। अब देखिए समीकरण 2 है और समीकरण 1 है, इसकी तुलना करिए। Fs डैश का मान आया μs गुणा mg प्लस sin थीटा, और यहां पहले Fs जो लग रहा था जब हम खींच रहे थे रोलर, तब मान आ रहा था μs गुणा mg माइनस, यानी कुछ माइनस है यहां पर प्लस है, जितना बल उतना ही यहां पर माइनस है। तो इसका मतलब Fs का मान कम आया F डैश s की तुलना में। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हुआ कि Fs डैश बड़ा है इसके, Fs के, यानी जो धकेलते समय घर्षण बल लगा उसका मान खींचते समय लगे घर्षण बल से अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी रोलर को धकेलना मुश्किल है खींचने की तुलना में। तो ये निष्कर्ष लिख दीजिए कि किसी रोलर को, अतः किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा धकेलना कठिन होता है। ये निष्कर्ष परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि वो प्रश्न इसी तरह से आ सकते हैं कि सिद्ध करो, दिखाइए कि किसी रोलर को खींचने या घास जो है रोलर को खींचने की अपेक्षा धकेलना कठिन होता है। तो आपको इस तरह से चित्र के अनुसार अपनी बात जो है सिद्ध कर देंगे कि खींचते समय जो घर्षण बल लग रहा है उसका मान धकेलते समय लगे घर्षण बल से कम है। खींचने में देखिए कम घर्षण बल लग रहा है, धकेलने में अधिक घर्षण बल लग रहा है।
तो ये बात सिद्ध हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और घर्षण की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये घर्षण कोण होता है, उस चित्र को हम दोबारा बनाएंगे अभी इधर। घर्षण कोण क्या होता है? ये जो है क्या है कि जैसे कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इस पर जब हम बल लगाते हैं, ये बाह्य बल है, क्योंकि ये बाह्य बल इस वस्तु में गति जो है दाहिनी तरफ उत्पन्न करेगा, तो घर्षण बल जो है वो इस तरह से उसके विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाएगा। इस वस्तु का भार जो है mg होगा, नीचे की तरफ लगेगा। इसका प्रतिक्रिया बल, तल का प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम F का मान बढ़ाएंगे, बाह्य बल का मान बढ़ाएंगे, Fs का मान भी बढ़ेगा। बात हो चुकी है कई बार। और ये Fs का मान अधिकतम एक स्थिति में हो जाएगा, उससे ज्यादा फिर नहीं बढ़ेगा। तो Fs का मान मान लिया अधिकतम हो गया, और ये इस अधिकतम मान को हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो ये Fs सीमांत घर्षण बल के बराबर हो गया। अब इसके बाद जैसे ही हम बल बढ़ाएंगे कि वस्तु में गति प्रारंभ हो जाएगी। तो ये जो Fs जो है वो सीमांत घर्षण बल है। अब हम इस चतुर्भुज को पूरा कर रहे हैं। देखिए, समझना बहुत जरूरी है। यदि समझ करके याद करते हैं, और विशेष करके घर्षण कोण की परिभाषा के लिए आपको चित्र दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप सही लिख पाएंगे। तो देखिए, अब हमने इस R एक बल है, घर्षण Fs भी एक बल है, इन दोनों बलों का परिणामी बल हमने लिया। ये परिणामी बल हो गया, जिसको हमने P से प्रदर्शित कर रखा है। ये कोण बन रहा है थीटा। R और P के बीच में ये जो P है वो किसका परिणामी बल है? ये एक R और Fs का परिणामी बल P है। तो देखिए, घर्षण कोण की परिभाषा, चित्र को दिमाग में रखना है। सीमांत घर्षण बल की अवस्था में सीमांत घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R का परिणामी P अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। घर्षण कोण क्या है? सीमांत घर्षण की अवस्था में ही बात ये डिफाइन होगी। तो सीमांत घर्षण की अवस्था में क्या हुआ है कि सीमांत घर्षण बल Fs और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का परिणामी बल जो P है, वो इस अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाएगा उसे हम घर्षण कोण कहेंगे। तो देखिए, ये समांतर चतुर्भुज है, Fs है ना। इसको हम यदि O मान लें, ये पॉइंट A कर दें, ये B कर दें, है ना, तो जो भुजा ये है वही ये भी हो जाएगी, मतलब ये Fs के बराबर हो जाएगी। अब त्रिभुज OAB में tan थीटा बराबर हो जाता है लंब AB बटे आधार OA। AB का मान जो है वो Fs है, Fs, और इसका मान R है OA का। तो tan थीटा बराबर हो गया Fs बटे R। इसको हम क्या कहते हैं? म्यू यस कहते हैं। Fs बटे R, Fs बटे R जो होता है, चूंकि Fs बटे R बराबर होता है म्यू यस के। ये हमने स्थैतिक घर्षण बल के नियम में ये जाना था कि म्यू एस का मान Fs बटे R होता है। तो tan थीटा बराबर हो गया म्यू यस। थीटा यहां पर क्या है? घर्षण कोण है, और ये क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक है। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान घर्षण कोण की स्पर्शज्या, उसके टेंजेंट के बराबर होता है, ये लिखा हुआ है। स्थैतिक घर्षण गुणांक
घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। यहां पर हम ये बात नोट कर सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण गुणांक, ये चीज यहां पर ले आइए, नोट करिए। स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। एक और आगे की स्टोरी है, इसी से संबंधित है, उसको भी फिनिश करते हैं। वो क्या होता है, विराम कोण, सर्पी कोण या विश्राम कोण इसको कहते हैं, और इंग्लिश में एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। दैनिक जीवन से आप समझ सकते हैं। क्या, कोई आनत तल है, इंक्लाइंड प्लेन जिसको कहते हैं, ये देखिए हॉरिजेंटल है, अब इसको हमने थोड़ा झुकाना शुरू किया तो ये आनत तल बन गया। अब इस आनत तल पर देखिए, यदि ये हॉरिजेंटल है ना, ऐसे ये बिल्कुल सीधी है, तो ये वस्तु जो हमने रखी है वो इस पे रखी हुई, जैसे जैसे हम इसका मान आनत तल का कोण बढ़ाएंगे, ऐसे एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये नीचे की ओर फिसलना शुरू हो जाएगी। तो जिस कोण पर ये फिसलने ही वाली है, इस पर रखी, आनत तल पर रखी हुई वस्तु का जैसे जैसे कोण बढ़ाते जाते हैं, उस पर रखी वस्तु एक स्थिति में बस फिसलने ही वाली होती है। उस समय जो कोण बनता है जब वस्तु क्या है, बस फिसलने ही वाली है, उस स्थिति में आनत जो है क्षैतिज के साथ, आनत तल क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है वही एंगल ऑफ रिपोज है। उसी को हम विराम कोण, सर्पी कोण या विश्राम कोण कहते हैं। मतलब जैसे हमने इसको लिया और ऐसे ऐसे बढ़ाते गए और एक स्थिति ऐसी ली, गति प्रारंभ हो गई, तो जो कोण ये तल इसके साथ क्षैतिज के साथ कोण बनाया जिस पर ये बस फिसलने ही वाली थी, वो कोण जो है विश्राम कोण, सर्पी कोण या विराम कोण कहेंगे। तो इसके लिए भी हम चित्र बनाते हैं। देखिए, और ये चित्र को समझना जरूरी है। ये हमने कोई वस्तु को रखा, ठीक है, ये मान लिया कोण थीटा है, अभी ये फिसल नहीं रही है वस्तु, तो देखिए इसका भार हमेशा नीचे की तरफ कार्य करेगा, mg होगा। इस तल के लंबवत एक, ये देखिए लंब खींचना है ऐसे, ये जो लाइन हमने खींची है वो इस तल के, आनत तल के लंबवत है, तो ये आनत तल इस वस्तु पर लंबवत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाएगा। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। ध्यान रखें, आगे बढ़ा करके हम ये बात सिद्ध कर सकते हैं कि जितना कोण ये आनत तल क्षैतिज के साथ बना रहा है उतना ही कोण यहां पर बनेगा। अब इस mg के दो घटक निकालेंगे, एक होगा mg cos थीटा और एक होगा इधर की तरफ mg sin थीटा। और क्योंकि वस्तु नीचे की तरफ लुढ़क सकती है तो घर्षण बल जो है वो इस तरफ को लगेगा, ऊपर की ओर आनत तल, ठीक है। तो यहां पर बताया गया कि आनत तल का क्षैतिज के साथ वह झुकाव कोण जिस पर आनत तल पर रखा गुटका फिसलने वाला होता है उसे विराम कोण, सर्पी कोण कहते हैं। तो ये हमने स्थिति आपको समझाई। अब हमने क्या किया कि संतुलन की अवस्था में, मान लिया अभी फिसल नहीं रहा है, संतुलन है, तो संतुलन की अवस्था में आनत तल के लंबवत लगने वाले बलों का परिणामी, आनत तल ये है, इसके लंबवत ये बल लग रहे हैं, इनका परिणामी बल फिसल जब नहीं रहा है तो परिणामी बल शून्य होना चाहिए, है ना। तो R माइनस, संतुलन की अवस्था में ये स्थिति बनेगी, इसको नोट कर लीजिए। संतुलन की अवस्था में आनत तल के लंबवत लगने वाले बलों का परिणामी इतना हो गया, शून्य होना चाहिए, और आनत तल के समांतर लगने वाले बलों का परिणामी ऐसे, इनका मान भी शून्य होना चाहिए क्योंकि अभी तो गति प्रारंभ हुई नहीं है ना। लेकिन कब प्रारंभ होगी, जब हम इस कोण को थोड़ा बढ़ा देंगे, है ना, उस समय गति प्रारंभ हो जाएगी और जो घर्षण बल होगा उस समय वो अधिकतम लग रहा होगा, मतलब Fs का मान जो होगा वही सीमांत घर्षण बल के बराबर यहां भी हो जाएगा।
तल का झुकाव बढ़ाने पर mg साइन थीटा का मान बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे तल का कोण बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। यानी जैसे जैसे कोण बढ़ता जाता है साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि तल का झुकाव जैसे बढ़ाएंगे mg साइन थीटा का मान बढ़ेगा तो fs का भी मान बढ़ता चला जाएगा, है ना। स्थैतिक घर्षण बल fs का मान भी बढ़ता है। जब स्थैतिक घर्षण बल fs का मान अधिकतम यानी सीमांत घर्षण बल के बराबर हो जाता है, तब गुटका तल पर फिसलने ही वाला होता है, मतलब उसके बाद तुरंत फिसलेगा। और उस स्थिति में ये नोट करने के बाद जब आनत तल पर रखा गुटका फिसलने वाला होता है तो क्या होता है कि हम उस समय थीटा का मान माना, थीटा बराबर है थीटा यस के। तो अब क्या होगा कि ये गति प्रारंभ होने ही वाली होगी। तो उस स्थिति में समीकरण हमारी जो है, अब समीकरण क्या बन जाएंगी? आर अतः लंबवत बलों के लिए अब हम आर माइनस mg और cos थीटा की जगह थीटा एस कर दे रहे हैं बराबर 0। अभी गति प्रारंभ नहीं हुई, संतुलन की अवस्था ही रहेगी। आर बराबर हो जाएगा mg cos थीटा एस हो गया समीकरण 1। और उसी तरह से दूसरी समीकरण ले लेंगे हमारा, तथा एफ एस बराबर हो जाएगा एफ एस माइनस mg साइन थीटा एस बराबर 0। तो एफ एस बराबर हो जाएगा mg साइन थीटा एस। ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दीजिए, समीकरण 2 को 1 से भाग दीजिए। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर एफ एस बटे आर बराबर हो जाएगा mg साइन थीटा यस बटे mg cos थीटा यस। mg कट गया। एफ एस बटे आर को हम क्या कहते हैं? म्यू यस कहते हैं, है ना। तो ये हो गया म्यू एस बराबर हो जाएगा साइन थीटा एस बटे कॉस थीटा एस, तो हो गया टेन थीटा एस। तो ये क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, बराबर हो गया। ये क्या है? सर्पी कोण विश्राम कोण का टेंजेंट स्पर्शी सर्पी कोण की स्पर्शज्य। और एक बार हम क्या सिद्ध कर चुके हैं कि एक बार जब हमने घर्षण कोण के बारे में बताया था तो वहां हमारा आया था कि देखिए म्यू एस बराबर स्थैतिक घर्षण गुणांक जो आया था वो क्या आया था? ये आया था सर्पी कोण, ये था घर्षण कोण की स्पर्शज्य। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक सर्पी कोण की स्पर्शज्या के बराबर है, और स्थैतिक घर्षण गुणांक जो है वो घर्षण कोण की भी स्पर्शज्या के बराबर है। अतः इन दोनों से हम कह सकते हैं कि क्या? अतः tan थीटा, ये थीटा क्या है? घर्षण कोण है, बराबर होता है
tan थीटा यस के, यानी थीटा बराबर है थीटा यस के। ये क्या है? घर्षण कोण। घर्षण कोण बराबर होता है सर्पी कोण के या विश्राम कोण के। तो इसको हम जो है सिद्ध कर सकते हैं कि सर्पी कोण जो है घर्षण कोण के बराबर होता है। इस तरह से अलग अलग जो है परिभाषाएं आ सकती हैं, या फिर कहा जाए कि दिखाइए कि सर्पी कोण जो है वो घर्षण कोण के बराबर है। तो शॉर्टकट में हम इसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है आज की बात सब समझ में आई होगी। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।